अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं MGD 611 का लेक्चर नंबर 20। लेक्चर नंबर 20 का मेन टाइटल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। आज के लेक्चर में टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें नंबर 1 पे होगा बेलमेंट, सेकंड हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल ऑफ बेलमेंट, थर्ड पे होगा राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ बेली, फोर्थ वन होगा केयर टू बी टेकन बाय बेली और फिफ्थ और लास्ट टॉपिक हमारा होगा प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, जैसे कि हम स्लाइड्स में देख चुके हैं कि लेक्चर नंबर 20 का मेन टाइटल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। तो आइए वन बाय वन इन टॉपिक्स को हम देखते हैं। बेलमेंट, द डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट इज कंटेंट इन सेक्शन 148 इज गिवन एज अंडर। तो सेक्शन 148 में जो बेलमेंट की डेफिनेशन दी गई है लॉ के अंदर, वो सिंपली यहाँ पे इन्होंने जो है डिफाइन की गई है सेम टू सेम। अब बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शेल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन delivering them. The person delivering the good is called the bailor. The person to whom they are delivered is called the bailee. अब यहाँ पे बताया गया है कि बेलमेंट जो है वो सिंपल सा एक प्रोसेस होता है गुड्स डिलीवर करने का। एक बंदा जो है वो किसी को वो गुड्स देता है किसी न किसी मकसद के तहत, और उनके में दरम्यान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ होता है कि भाई जब ये पर्पस जो है वो पूरा हो जाएगा तो आप जो है गुड्स जो है वो वापस कर देंगे या तो फिर उनको डिस्पोज कर देंगे जैसी कि डायरेक्शन दी होगी उस बंदे ने, जो बंदा आपको ये गुड्स जो है वो डिलीवर करवा रहा है। अब जो पर्सन जो है वो डिलीवर कर रहा होता है गुड्स, वो जो है वो बेलर कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया था पर्सन डिलीवरिंग द गुड इज कॉल्ड बेलर, और जिस बंदे को वो गुड्स जो हैं वो मिल रही होंगी वो बेली कहलाएगा। ठीक है। एसेंशियल ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट की कॉन्ट्रैक्ट की खसूसियात क्या हो सकती हैं? देयर इज़ अ अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बेलर एंड बेली। बेलर एंड बेली के दरमियान जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। देयर में बी एन एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट और इट में बी एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे देखें दो टर्म्स यूज़ हो रही हैं, एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए देखते हैं कि एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एन एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट इज क्लियर एंड स्पेसिफिक एग्रीमेंट। जो एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्लियर और स्पेसिफिक एग्रीमेंट होता है जो कि एक रिटर्न फॉर्म में होता है और प्रॉपर लॉ के मुताबिक होता है। जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखा था शुरू में कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, वो सारी डिटेल हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, मैं यहाँ उनकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि ये एक एग्रीमेंट होता है जो कि रिटर्न और स्पोकन टर्म्स में जो है वो नहीं कहा जाता, बस एक डील हो जाती है दो बंदों के दरमियान, और ये एक एक्सप्लिसिट नहीं होता। यानी कि एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो तो एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि रिटर्न होता है और स्पोकन होता है और सारी टर्म्स एंड कंडीशन उसमें तय होती है और दोनों जो है इस केस के अंदर बेलर और बेली दोनों उस पर साइन करते हैं। लेकिन जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बस एक ज़बानी कलामी बात हो जाती है और उसी पे सारी चीज़ें चल रही होती हैं। स्पेसिफिक पर्पस क्या होता है? द बेलमेंट ऑफ गुड इज ऑलवेज फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। यानी कि जो गुड्स जो हैं उनकी जो बेलमेंट होती है, डिलीवरी होती है, वो कोई ना कोई मकसद उसका होता है। ऐसा नहीं होता कि बगैर मकसद की कोई चीज़ आपने मंगवा ली। ऐसा होता है कभी क्या आपने ऑनलाइन एक वेबसाइट देख रहे तो आपने बगैर मकसद की कोई चीज़ मंगवा ली, चलो यार आ जाएगी तो देख लेंगे क्या करना है। आप कुछ सोच के समझ के फिर ही चीज़ों को गुड्स करते हैं ना। डिलीवरी ऑफ गुड, देयर मस्ट बी डिलीवरी ऑफ मूवेबल गुड इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। यानी कि जो डिलीवरी ऑफ गुड्स हैं मूवेबल गुड्स के अंदर, वो जो है वो बेलमेंट के अंदर एक डिलीवरी मस्ट कहीं ना कहीं पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा में जो है वो चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं पे डिलीवरी उनकी जो है वो होगी। No changes of ownership in a contract of bailment. Only the position of the good is transferred from bailor to bailee, whereas the bailor has all ownership right over the good delivered. यानी कि इसमें जो है वो चेंज ऑनरशिप जो है वो चेंज नहीं होती, बल्कि गुड्स जो है वो एक बंदे से बेलर से बेली के पास ट्रांसफ़र कर जाती हैं और बेलर जो है वही ऑनर रहता है गुड्स का। रिटर्न ऑफ द गुड डिलीवर एंड अकम्प्लिश ऑफ द पर्पस। यानी कि जब उनका पर्पस जो है वो पूरा हो जाता है तो चीज़ें जो है वो वापसी कर दी जाती हैं, जैसे हमने शुरू में भी डिस्कस किया था। फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर, बेलर के फ़ायदे के लिए क्या होता है? मिस्टर यासिर वाइल गोइंग आउट फॉर द सिटी हैंडेड ओवर सम प्रीसियस household article to Mr. Usman for safe custody without any obligation to pay any fee charge. It is a bailment for the benefit of the bailor. यहाँ पे देखें मिस्टर यासिर जो हैं वो घर से बाहर जा रहे हैं, अपने शहर से बाहर जा रहे हैं, तो उनके घर में जो कीमती चीज़ें हैं वो उन्होंने मिस्टर उस्मान को दे दी कि ये आप सेफ कस्टडी में रख दें, और उनको कोई ऑब्लिगेशन नहीं दी कि भाई मैं आपकी उसको कोई फ़ीस दूंगा या कोई पैसे दूंगा या कोई ऐसी चीज़ करूँगा। तो ये जो बेलमेंट हुई ये बेलर के बेनिफिट के अंदर हो गई। फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेली, अब बेली का बेनिफिट क्या होता है? मिस्टर उमर हैंडेड ओवर इज कार टू मिस्टर एहसन एज ही वाज इन नीड ऑफ कन्वेंस फॉर फ्यू डेज। मिस्टर उमर हैंडेड ओवर इज कार विदाउट एनी ऑब्लिगेशन ऑन द मिस्टर एहसन फॉर पे रेंट
फॉर यूज़ ऑफ दिस कार, दिस बेलमेंट एक्सक्लूसिव फॉर द बेनिफिट ऑफ मिस्टर एसन द बेली। अब देखें वहाँ पे हमने बेलर का फ़ायदा देखा था कि वो अपनी चीज़ें किसी को दे के चले गए और उनको कोई चार्जेस वार्जेस नहीं लिए। अब यहाँ पे जो बेली है उसको क्या मिल रहा है, उसको एक कार मिल रही है। अब यासिर को वहाँ पर जो चीज़ें यासिर को दी थी, यासिर साहब ने उस्मान को दी थी, उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाई इनको इस्तेमाल करो या इनके मज़े उड़ाना पड़ता कि अपनी सेफ कस्टडी में रख लो। तो वहाँ पे यासिर साहब का फ़ायदा था जो कि बेलर हैं। अब यहाँ पे बेली का फ़ायदा क्या है कि उसको एक कार मिल रही है जिसको वो चला सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसके जो है वो इन्होंने कोई पैसे नहीं देने, कोई चीज़ नहीं देनी, इसमें कोई मसले मसाइल उनको नहीं है। फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली। अब यहाँ पर हमने देखा कि बेलर का फ़ायदा भी हमने देख लिया, बेली का भी फ़ायदा देख लिया। दोनों के फ़ायदे की क्या कंडीशन होगी? मिस्टर अहमद अवेल्ड अ लोकल फैसिलिटी फ्रॉम MSXYZ बैंक एंटर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर अहमद वाज रिक्वायर्ड टू पे Rs 1000 एनुअल फी ऑन अकाउंट ऑफ अवेलिंग दिस फैसिलिटी। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज द फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टीज द बेलर एंड द बेली। अब यहाँ पे मिसाल दी जा रही है एक बैंक के लॉकर की कि आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है, वसीयत अपनी जो है और अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए जायदाद के, और उसके अलावा अपनी कुछ गोल्ड ज्वेलरी वगैरह हो गई, इंपॉर्टेंट आइटम्स जो हो गए, वो आप बैंक में एक लॉकर खुलवा लेते हैं और उसके अंदर अब रखते हैं। तो ये आपका फ़ायदा हो गया। ठीक है, अब बैंक का फ़ायदा क्या हो गया कि बैंक जो है वो उसकी एक फ़ीस चार्ज करता है। तो इसमें बेलर और बेली दोनों का फ़ायदा हो रहा है। आपकी चीज़ें सेफ पड़ी हुई हैं और बैंक आपको फैसिलिटी दे रहा है, उसके आपको पैसे ले रहा है। तो बेलर एंड बेली बोथ आर इन बेनिफिट। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। बेलमेंट इज़ अ टेक्निकल टर्म्स ऑफ द लॉ। बेलमेंट जो है वो एक टेक्निकल टर्म है कानून की। इट इन्वॉल्व द चेंजेस ऑफ प्रोफेशन, यानी कि जो कब्ज़ा है उस वो चेंज हो जाता है इसके अंदर। वन हु हैज़ अ कस्टडी विदाउट पोजीशन लाइक अ सर्वेंट और अ गेस्ट यूजिंग हिज होटल इज़ नॉट अ बेली। अब यहाँ पर आपके जहन में ये भी बात आ सकती है कि भाई एक बंदा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे हमारे घर में नौकर चाकर काम कर रहे होते हैं, तो वो हमारी किचन की चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ड्राइवर हमारी गाड़ी चला रहा होता है, क्लीनर हमारी चीज़ों को साफ़ कर रहा होता है। ठीक है, अगर किसी के घर में पियानो है तो कोई पियानो सिखाने आता है, तो वो आपका एक सर्वेंट है। सर्वेंट यानी कि ग़ुलाम की बात नहीं कर रहा, यानी कि वो आपने उसको नौकरी पर रखा है, वो आता है आपकी चीज़ें इस्तेमाल करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें उसके कब्ज़े में आ गए तो वो बेली नहीं कहलाएगा। बट कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी विल क्रिएट द रिलेशन ऑफ बेलर एंड बेली एज वेल एज एक्चुअल एज स्टेटेड इन द एक्सप्लेनेशन। और दूसरा क्या होता है कि दूसरी कंडीशन में जब आप एक गुड्स एक बंदे को दे दें कि भाई आप ये ले जाएं और आप उसको दे दें, तो उस सिलसिले में जो है वो आप बेलर हो जाएंगे। जो बंदा आपकी चीज़ ले जाके किसी को दे रहा है तो वो बेली हो जाएगा, या जिस तक ये चीज़ पहुंचेगी वो बेली हो जाएगा। ठीक है, बेलमेंट इज़ नेसेसरी डील्ड विद द by the Contract Act only so far it's kind of a contract. It is not to be assumed when an enforceable contract there cannot be in any case be a बेलमेंट, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि, और ये उसी की एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा नहीं कि आप जो चीज़ें उसमें ऊपर अप्लाई होती हैं, अगर आप चाहते हैं कि बेलमेंट और बेली के दरमियान जो मामलात हैं वो इन्फोर्सेबल हों कानून के मुताबिक, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे बात हो रही है राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द बेली, यानी कि जो ड्यूटीज़ है उसके क्या क्या राइट्स होते हैं और उसकी क्या क्या जो है वो उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस होती हैं। सेक्शन 151 क्या कहता है? इन ऑल केस ऑफ बेलमेंट द बेली इज़ बाउंड टू टेक एज मच केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड टू हिम एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रोड्यूस वर्ड अंडर द सिमिलर सर्कमस्टेंसेस टेक ऑफ हिज गोन गुड्स ऑफ द सेम बल्क क्वांटिटी एंड वैल्यू एज द गुड्स बेल्ड। यानी कि जो बेलर जो है उसको जो चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, तो बेली की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो चीज़ों की केयर करे इस तरीके से जैसे वो अपनी चीज़ों की केयर करता है। अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस के अंदर वो चीज़ों को जो है वो बल्क में ले सकता है, यानी कि उसको चीज़ें जो हैं वो बल्क में भी दी जा सकती है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी अच्छी खासी क्वांटिटी होती है, अच्छे खासा जो है वो उसकी कीमत हो सकती है, तो उसकी हिफाजत करना उसके लिए ज़रूरी है, जैसे कि वो अपनी चीज़ों की हिफाजत कर रहा होगा। इन केस अगर वो ऑब्लिगेशन करेगा, अपनी ऑब्लिगेशन से बाहर निकलेगा और उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेगा या उन चीज़ों को जानबूझकर नुकसान पहुँचाएगा, तो उसको जो है वो बेलर को जो है वो कंपनसेट करना पड़ेगा। सेक्शन 152 क्या कहता है? द बेली इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, डिस्ट्रक्शन और डिटोरेशन ऑफ द थिंग बेल्ड इफ ही हैज़ टेकन द अमाउंट केयर ऑफ इट डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 51। यानी कि अगर सेक्शन 151 के मुताबिक जो है वो बेली ने जो है वो आपकी चीज़ों का, बेलर की चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है और उनको तरीके से लेके चला है, सारी चीज़ें करती, लेकिन फिर भी लॉस हो गया, ठीक है, तो वो इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं है कि वो जो है वो लॉस को बेयर करे। हत्ता कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई स्पेशल किस्म का कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया और उसमें ये चीज़ें सेटिस्फाई की गई हों कि अगर नुकसान हुआ तो बेली जो है वो इसका नुकसान की भरपाई करेगा। इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन बी सेपरेटेड। सेक्शन 156 की बात हो रही है। इफ़ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर मिक्सेस द गुड। अब इसको मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि
बेलर और बेली के दरम्यान अब बेलर ने जो है वो चीज़ें दे दी बेली को कि आप ये चीज़ें लेके चले जाएं, ठीक है। अब बेली जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टर एक बेलर से भी चीज़ें ले रहा है, दूसरे बेलर से भी चीज़ें ले रहा है, तीसरे बेलर से भी चीज़ें ले रहा है। अब ए बी सी तीनों से उसने चीज़ें ले ली हैं। अब उसने क्या किया कि तीनों की चीज़ें मिलती जुलती थी, अब उसने मिक्स कर दी। अब उसके लिए इम्पॉसिबल है कि वो उन चीज़ों को अलग करे, तो वो क्या करेगा कि जिस जिसकी चीज़ें उन्होंने मिक्स की हैं उन दोनों के नुकसान की भरपाई करेगा। क्योंकि हो सकता है कि जो ए है उसने वो ए बेलर जो है वो उसने जो चीज़ें दी हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी की थी और बी जो थे वो बहुत लो क्वालिटी की थी। अब दोनों चीज़ें मिक्स हो गई, अब इनकी कॉस्ट का फ़र्क आ जाएगा, आगे जिसको ऑर्डर डिलीवर होगा उसका फ़र्क आ जाएगा, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाएंगे। तो इसमें जो बेली है उसको नुकसान की जो है वो भरपाई करनी पड़ेगी, वो लीगली बाउंड है। सेक्शन 157 क्या कहता है, अब यहाँ पे कहता है मिक्स बॉयलर कॉन्टेंट व्हेन द गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब ये दोनों सिचुएशंस जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। गुड्स गिवन टू अ पर्सन बाय बैंक और ट्रस्ट रिसीव पर्सन बिकम अ बेली लायबल फॉर क्रिमिनल ब्रीच इन ट्रस्ट इन कॉस्ट नॉन अकाउंटिंग गुड। अगर आप बैंक से जो है एक ट्रस्ट रिसिप्ट ले रहे हैं, ठीक है, अब बैंक में जो है वो आपने कुछ चीज़ें रखी या बैंक में आपने प्रॉपर्टी सेल कर दी या बैंक को आपने कोई कार सेल कर दी या कोई भी चीज़ें आपने रखी हैं और बैंक ने जो है वो आपको ट्रस्ट रिसिप्ट दी है कि ठीक है भैया आपकी जो है पेमेंट जो है वो दूसरे बंदे को दे दी जाएगी। लेकिन बैंक जो है वो जब वो ट्रस्ट रिसिप्ट देने की बारी आई तो बैंक ने जो है वो बोला कि नहीं भाई मैं तो ट्रस्ट रिसिप्ट दे ही नहीं सकता, और बैंक जो है वो उसको ट्रस्ट रिसिप्ट देने में नाकाम हो गया। तो जो बेलर है जिसने वो ट्रस्ट रिसिप्ट ली होगी तो वो आके बैंक के ऊपर जो है वो केस कर सकता है और बैंक जो है वो बिल्कुल बाउंड है लीगली कि वो जो ट्रस्ट रिसिप्ट उसने दी थी उसके अगेंस्ट जो है वो पेमेंट करे। अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो बैंक को जो है वो लीगली सूट जो है वो भुगतना पड़ेगा। Intentional wrong deliver by carrier liability for the damage. Where the carrier has made intentional wrongful delivery of good, he cannot escape the liability to indemnify the plaintiff for the loss caused by a wrongful delivery of the consignment. अब जैसे हमने ऊपर एक सिचुएशन ली थी कि बेली जो है बेलर से बहुत सारे बेलर्स के साथ एक साथ डील कर रहा है, उसने बहुत सारा बेलर से सामान लिया हुआ है, उससे कुछ गलती हो गई कि इस बेलर का सामान उसने किसी और जगह डिलीवर करना था, उसने किसी और जगह डिलीवर कर दिया। अब जिस बंदे के पास डिलीवर किया उसके पास एक बंदे जो है वो बहुत सस्ता ऑर्डर किया था, लेकिन एक बंदे ने जो है वो बहुत महंगा ऑर्डर किया था। अब सस्ते वाले के पास महंगा ऑर्डर पहुंच गया तो वो तो चुप करके रहेगा और उसका जो है वो बेलर जो है वो भी कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जिसने महंगा ऑर्डर किया था वो बेलर भी शोर करेगा और जो डिलीवरी जिसको गुड्स की होनी थी वो भी शोर करेगा। तो इस सिचुएशन में जो है वो बेली ने गलती की है और बेली को जो है वो नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। इन ऑल केसेस ऑफ बेलमेंट द बेली इज़ बाउंड टू टेक एज मच केयर ऑफ द गुड बेल टू हिम। यानी कि हर केस के अंदर सेक्शन 151 के कहता है कि किसी भी सर्कमस्टांसिस के अंदर बेली की जो है वो जिम्मेदारी है, वो इस चीज़ को बाउंड है कि वो जो चीज़ों की जो है वो अच्छी केयर करे। केयर टू बी टेकन बाय बेली डॉक्यूमेंट ऑफ प्लेज कंटेनिंग कंडीशन दैट ड्यूरिंग द कंटिन्यू ऑफ प्लेज एग्रीमेंट बोलर शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आल लॉस डैमेज और डिटोरेशन सिक्योरिटी कार्ड थे फायर रेन और एनी अदर व्हाटसोएवर। यानी कि डॉक्यूमेंट ऑफ प्लेज के मुताबिक क्या होता है कि डॉक्यूमेंट प्लेज के अंदर एक कंडीशन दी हुई है कि बेली जो है जो बोरोवर है जो वो जो चीज़ें लेके जा रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी किस्म के लॉस का डैमेज का, भले वो बारिश की वजह से हो या किसी वजह से हो। तो उसमें जो सिचुएशन में जो है वो बेली को इस सारे नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी क्योंकि वो एग्रीमेंट से एग्री कर चुका है। अब यहाँ पे एक और सिचुएशन है loss to goods by negligence of the ship owner claim for damage against ship owner sustainable. The ship owner committed a breach of the obligation contained in the bill of lading and as much the consignee will handle over the recovered damage. यानी कि जो कंसाइनी है अगर शिप वाले ने जानबूझ के कोई गलती की है उसकी वजह से जो है वो नुकसान हो गया तो शिप ओनर जो है वो लायबल है और जो कंसाइनी है जिसने चीज़ें मंगाई हैं वो जो है वो इस बात का एंटाइटल है कि वो अपने डैमेज को जो है वो रिकवर करे और इसके लिए वो लीगल प्रोसीजर्स का सहारा भी ले सकता है। Loss of good in possession of bailey owners proof as to negligence of the bailey. Where goods are lost, destroyed while in possession of the bailey, the owners of the place all the material in his possession knowledge is on the bailey, while the owners of establishing negligence is on the plaintiff. यानी कि अगर आपको लगता है बेलर बोल रहा है कि बेली ने जो है वो मेरी चीज़ों का जो है वो नुकसान पहुंचा दिया और सारी चीज़ें कर दी, तो उसका जो है वो प्रूफ देना पड़ सकता है कि भाई नेग्लिजेंस की इसमें बेली की नेग्लिजेंस है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे पैदा हो गए हों कि बेली ने पूरी कोशिश की हो कि वो अपनी चीज़ों उनकी चीज़ों को बेलर की चीज़ों को बचा ले लेकिन वो नहीं बचा पाया। तो और अब जो है वो बेलर बात मानने को तैयार नहीं है, वो बेली पे केस करना चाहता है तो बेलर को जो है वो प्रूफ करना पड़ेगा कि बेली ने जो है वो नेग्लिजेंस की है, उसका प्रूफ देना पड़ेगा। Carriage of goods by sea from foreign port to Pakistan damages to court contract act applies. The provisions of the rule of carriage contract by sea 1925 do not apply in relation to carriage of goods by sea in ship carrying goods from a foreign port to a Pakistan port as in the present case. Therefore, the rights and liabilities of the parties have to be ascertained by reference to the proper law of the contract which
इन दिस केस इज़ पाकिस्तान लॉ, यानी कि पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक जो है वो 1925 के कैरेज गुड्स एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं करता रिलेशन के ऊपर कि शिप्स के ज़रिए जो चीज़ें आ रही होती हैं फॉरेन पोर्ट से पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अब ये प्रेजेंट केस तो ये है, लेकिन राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टी हैव टू बी असेंडेड बाय रेफर टू द प्रॉपर लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इन दिस केस इन पाकिस्तानी लॉ। तो वो क्या करते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का सहारा लेते हैं और उसमें कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो चीज़ें होंगी, जैसे सी के ज़रिए कोई चीज़ें फॉरेन पोर्ट से आ रही हैं और जहाँ पे जो कंसाइनी है उसने कांटेक्ट कर लिया सी के साथ कि अगर चीज़ों को नुकसान पहुँचा तो आप उसकी भरपाई करोगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ज़रिए तो अपनी भरपाई करवा सकता है, लेकिन अगर वो कैरेज ऑफ सी गुड्स के ऊपर जाएगा तो ये अप्लाई नहीं करता, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। बायर रिजेक्शन गुड्स if can sell them to recover warehouse charges to storing them. The buyer rejected the goods and then disposed them in order to recover the warehouse charges for having stored them. He contended that he as a bailee had the right to do so. अब यहाँ पे क्या होगा कि बायर ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया कि गुड्स जो है वो मैं नहीं ले सकता और मेरे को ये गुड्स नहीं चाहिए, तो उसमें जो चार्जेस स्टोर हुए हैं वो सारी चीज़ें जो है वो बेली जो है उसके पास राइट है कि वो सारी चीज़ें जो है वो कर सकता है उन चार्जेस को रिकवर करने के लिए। प्लेज क्या होता है, यहाँ पे हमने पहला अपना टॉपिक कवर कर लिया जो कि था, हम ऊपर जाके देख लेते हैं। पहले था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट प्लेज। बेलमेंट एंड प्लेज जो है, बेलमेंट हम कवर कर चुके हैं, डिटेल में उसकी चीज़ें भी देख चुके हैं। अब हम प्लेज की बात करते हैं। इट हैज़ बीन डिफाइंड सेक्शन ऑफ 1972 कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ गिवन एज बिलो। प्लेज पेवनर एंड पेवनी डिफाइंड द बेलमेंट ऑफ गुड्स द सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ अ डेप्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस इज़ कॉल्ड प्लेज। यानी कि जो गुड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी तो उसमें जो डेब्ट होगा कि भाई जब ये चीज़ें पहुंच जाएंगी तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लेज कहलाती हैं। द बेलर इज़ इन, जो बेलर है वो इसमें पेनवर कहलाता है और जो बेली है जो है वो पोनी कहलाता है, जहाँ पे यहाँ पे दिया गया है। द प्लेज हैज़ एक्चुअल कंट्रोल ऑफ द प्लेज स्टॉक एंड गुड। प्लेज कैन सेल प्लेज स्टॉक बाय गिविंग रीजनेबल नोटिस टू द बोरोवर बिफोर डिस्पोजल। प्लेजी शुड पब्लिश द नोटिस थ्रू न्यूज़पेपर एटसेट्रा। अब यहाँ पे बात हो रही है कि प्लेजी जो है वो जो गुड्स स्टॉक्स हैं उसको सेल भी कर सकता है एक रीज़नेबल नोटिस दे के बोरोवर के ऊपर कि भाई आप जो है वो इसके पैसे नहीं अदा कर पा रहे या कोई इन पर डिस्प्यूट हो गया, तो प्लेजी जो है वो सेल कर सकता है अपने डॉक्यूमेंट उन चीज़ों को। लेकिन इससे पहले कि वो चीज़ों को सेल करें उसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा न्यूज़पेपर के अंदर, ताकि जो है वो बाद में इस चीज़ को साबित कर सके। उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अब हमने बेलमेंट भी कवर कर दिया, प्लेज भी कवर कर दिया, अब हम अपने थर्ड टॉपिक की तरफ आ रहे हैं जो कि है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इन जनरल टर्म A agency refer to the relationship which exists between two persons, the principal and the agent, in which the agent has to perform different duty function as per the instruction of the principal and also enter into a contract with the third parties on behalf of the principal. The relationship of agency play an important role in business and commercial dealing. This relationship is legally created by virtue of agreement between principal and agent. अब यहाँ पे बात हो रही है एजेंसी में क्या होता है। एजेंसी में जो है वो दो बंदे होते हैं, एक बंदा प्रिंसिपल होता है और एक जो है वो उसका एजेंट होता है। अब एजेंट क्या करता है, उसको मुख्तलिफ किस्म के काम जो है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन कहाँ से ले रहा होता है, प्रिंसिपल से ले रहा होता है। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब उसकी डिटेल क्या होती है, ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं, सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो हम इस लेक्चर के अंदर थोड़ा बहुत उनको डिस्कस करेंगे, एक इंट्रोडक्टरी स्टेज पे देखेंगे और अगले लेक्चर के अंदर इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एजेंट इज़ अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर एज टू represent another in dealing with the third person. The person for whom such act is done or who is separated is called the principal. यानी कि अब यहाँ पर वही बात बताई जा रही है कि एजेंट क्या होता है, वो जो है वो एक एम्प्लॉयड होता है, प्रिंसिपल जो होता है वो उसको एम्प्लॉय करता है। प्रिंसिपल वो एम्प्लॉय के जैसे मैंने आपको जो है वो एम्प्लॉय कर लिया मुख्तलिफ काम करवाने के लिए, अब आप जो है वो मेरे एजेंट है, मेरी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप जो है वो काम करेंगे, उसकी मैं आपको सैलरी दूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं होंगी, तो ये मेरे कहने पे हो रही होंगी, तो वो मैं वो बंदा जिसके ऊपर ये सारी, जिसकी इंस्ट्रक्शन पर ये सारा काम आप कर रहे होंगे वो प्रिंसिपल कहलाएगा, और मेरी इंस्ट्रक्शन के ऊपर अगर आप सारे काम कर रहे हैं तो जो बंदा काम कर रहा होगा वो जो है वो एजेंट कहलाएगा। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है एजेंट और प्रिंसिपल की। एजेंसी में भी क्रिएटेड इन द फॉलोइंग वे। एजेंसी जो है वो किन तरीक़ों से बनाई जा सकती है, 4 तरीके बताए गए हैं। बाय कंसेंट, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय स्टॉपल, बाय रेक्टिफिकेशन। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, 1 बाय 1 हम इनको डिटेल में देखेंगे और वहाँ मैं आपको बता दूंगा। एजेंसी बाय कंसेंट, कंसेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड। कंसेंट, अब एक्सप्रेस क्या हो सकता है कि प्रॉपर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा, सारी चीज़ें होंगी, टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी जाएगी, जो 2 पार्टनर्स होंगे प्रिंसिपल और एजेंट उस पर साइन करेंगे। इम्प्लॉयड क्या होगा कि मुँह ज़बानी एक बात हो गई, उसी के ऊपर अमल करना शुरू हो जाएगा। Such agency is created by word either spoken or written in business transaction. Their relationship is usually established through writing agreement. यानी कि ये जो है वो एक
सिंपली वर्ड से भी बनाया जा सकती है, लेकिन जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसके अंदर जो है रिलेशनशिप आमतौर पर रिटर्न एग्रीमेंट की सूरत में बनाई जा सकती है। इम्प्लाइड एजेंसी एंड अथॉरिटी इज रेफर टू एज इम्प्लाइड व्हेन इट इज inferred from the conduct of the parties of circumstances of the case. Definition of express implied authority as contained in 187 Act are given below. An authority is said to be expressed when there is a given by spoken or written. An authority is said to be implied when it is informed through the circumstances of the case and things spoken or written or the ordinary course of dealing may be the accounting for the circumstances of case. अब यहाँ पे दोनों बातें बताई गई हैं कि एक्सप्रेस इस सूरत में क्या होगा, एक रिटर्न एग्रीमेंट होगा, टर्म्स एंड कंडीशन होगी और सारी चीज़ें उसके ऊपर चल रही होंगी। लेकिन जब एक प्रिंसिपल के लिए एक एजेंट काम कर रहा होगा तो एजेंट के पास काफ़ी सिचुएशन ऐसी होंगी कि वो हर दफ़ा जो है वो प्रिंसिपल से मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहा होगा, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इम्प्लाइड तौर पे भी हो सकती हैं, यानी कि ओरली भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज़ को लिखें, हर चीज़ पर साइन करवाएं, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसीजर वेस्ट हो जाएगा। तो दोनों के बीच में एक ट्रस्ट होता है। कुछ बातें जो है वो एक्सप्रेस फॉर्म में हो रही होती हैं, कुछ जो है वो इम्प्लाइड फॉर्म में हो रही होती हैं। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। थोड़ा सा लेंथी हो गया क्योंकि ये टफ लेक्चर था। मैंने कोशिश की कि आपको जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ा दूँ। तो ये हाईलाइटेड नोट्स अगर आपको चाहिए तो ईमेल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है और फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जो तरीका आपके लिए सूटेबल है उससे हमसे कॉन्टैक्ट करें ताकि ये नोट्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा।